हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जिस पृथ्वी पर आज हम सभी लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे एग्जिस्ट करते हैं ना, क्या आपको पता है कि ये पृथ्वी आज से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, जबकि लाखों सालों तक बर्फ से भी ढकी हुई थी। तो दोस्तों, इसको मैं भी झूठ मान रहा था, बट क्या करें, जब वैज्ञानिकों की थ्योरीज पढ़ी तो मानना पड़ा भाई। तो फिर क्यों ना आज इस वीडियो में हम पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफ़र को ही जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्यूचर विजन। तो दोस्तों, आज जिस जगह पर हमारा सौरमंडल है ना, यहाँ पर करोड़ों साल पहले विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। और अगर वैज्ञानिक चाचू की बात माने ना, तो उनके मुताबिक धूल और गैस के बादल से दूर एक स्टार यानी एक तारा भी हुआ करता था। अब क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उस तारे के अंदर एक विशाल विस्फोट हो गया भैया। और विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की जो ये धूल थी ना, वो एक दूसरे से मिलने लगी यानी दबने लगी। अब भाई साहब क्या हुआ, इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में बदलने लग गए थे। और सर जी, इसी दबाव की वजह से बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण कर दिया था, जिसको हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी, और बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट फिर से हो गया। और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का निर्माण हो गया भैया। और अंतरिक्ष में मौजूद जो एस्ट्रॉयड थे ना, यानी क्षुद्र ग्रह, उनमें भारी वजन की वजह से वो सूर्य के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लग गए। अब धीरे धीरे इन एस्ट्रॉयड में भारी टकराव होने लग गया, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हो गया। अब भाई साहब, अगर वैज्ञानिक चाचू की बात करें ना, तो वो बोलते हैं कि उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक थिया नामक ग्रह भी सूरज की परिक्रमा करता था। और पता है, हमारे एवोल्यूशन में थिया नामक ग्रह का सबसे बड़ा हाथ है भाई साहब। अब क्या ना, पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूरज की जो परिक्रमा करते थे ना एस्ट्रॉयड, वो अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लग गए थे। और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के करीब आने लगा और आकर एक दिन पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और शनि के रिंग्स की तरह पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते कणों में आपस में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। और पता है, वो सारी चीजें उबल रही थी जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के सभी भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। फिर करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बारिश होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पानी से ढकने लगी। और वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण होने लगा। और लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पूरी तरह से पानी से भर गई, और हमारी पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा। और पता है, यही तो कारण था पानी के ऊपर जमीन के निर्माण होने का। लेकिन क्या करें,
पृथ्वी के पास अपना कोई वातावरण तो था नहीं, जिस वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात भी हो रही थी। और फिर क्या हुआ बताऊं? आज से समथिंग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा था और ज्वालामुखी भी निकलने कम हो गए थे। और हाँ, उस समय पृथ्वी का एक दिन भी 12 घंटे का ही हुआ करता था। अब धीरे धीरे साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव थे ना, ये विकसित होने लगे और फिर अलग अलग समूहों में भी रहने लगे। चलिए अब चलते हैं लगभग 250 करोड़ साल पहले, जब पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी भी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का वातावरण बनना शुरू हो गया था और आने वाले हजारों सालों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। भाई हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। लेकिन उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मंगल ग्रह के जैसे लाल हो गई थी। और फिर क्या, वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में भी दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का जो लावा था ना, वो जमीन की सतह पर कई लाखों सालों तक उबलता रहा। और यही वो कारण था जिस कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई थी और पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई थी। और फिर क्या, एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान फिर से घटने लगा। फिर तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर जमा जो पानी था ना, वो बर्फ में परिवर्तित होने लगा, जिस कारण पृथ्वी पर भयंकर आइस एज आया और पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से पूरी तरह ढक गई। अब आमतौर पर क्या होता है कि सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर गिरती है ना, तो जमीन उन किरणों को सोख लेती है, लेकिन पृथ्वी तो बर्फ से ढकी हुई थी, तो क्या किरणें भी परावर्तित होने लगी। और जब किरणें परावर्तित होने लगी तो फिर लाखों सालों तक पृथ्वी बर्फ से ही ढकी रही। लेकिन फिर भी पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है उसको तो बाहर ही निकलना है, तो वो क्या करे, ज्वालामुखियों के रूप में बाहर निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में जो बचे हुए कुछ सूक्ष्म जीव थे ना, वो धीरे धीरे बदलने लगे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। और फिर क्या, पानी में से भी जो छोटे मोटे समुद्री पौधे बचे थे ना, वो भी निकलना शुरू हो गए। और भैया जी, बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे ना, वैसे वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वातावरण भी गर्म होने लग गया था। वक्त के साथ साथ बर्फ भी पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई। यार यही कारण था कि पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी। और फिर क्या, पृथ्वी की ज्यादातर सतह फिर से बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजार सालों तक होता रहा और इसी कारण से समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगे। और इसी बीच कई सारे जीव और कई सारे जंगल फिर से विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलने लग गए थे। अब क्या ना, उन्होंने भी सरवाइव करना सीख लिया था, तो समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब जो सूक्ष्म जीव थे ना, वो समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया ना, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए और धीरे धीरे वातावरण में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। और फिर क्या, पृथ्वी पर जो एसिड की बारिश हो रही थी ना, वो भी कम होने लगी और वातावरण में जो ऑक्सीजन आई थी ना, इसी वजह से पृथ्वी की जो ओजोन लेयर है ना, वो मोटी होने लगी थी। तो चलिए अब चलते हैं 47 करोड़ साल पहले, यानी 47 करोड़ साल पहले, जब मोसोर्स नामक प्लांट पृथ्वी पर उगना शुरू हो गए थे। अब क्या, वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर भी अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे उगने लगे थे।
और पता है एक वक्त ऐसा भी आया जब पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट यानी कि 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग के बराबर हुआ करती थी। ये वही वक्त था जब समुद्री जानवर थे ना वो समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे और जो धरती की ज्यादातर जमीन थी ना वो एक जगह इकट्ठा हो गई थी जिसको आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। जानते हो ना? मैं तो जानता हूँ। अब क्या पृथ्वी का वातावरण और तापमान वो भी स्थिर हो चुका था और अब तक दिन भी 12 घंटे से बढ़कर 21 से 23 घंटे तक आ गया था, यानी कि 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव भी क्या पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनका शरीर का रंग रूप बदलने लगा था। अब धीरे धीरे ये जमीनी जो जानवर थे ना ये वही डायनासोर में परिवर्तित हो गए थे और वो डायनासोर जो थे ना वो शाकाहारी थे, वो पेड़ पौधे खाया करते थे। उनका शरीर भी क्या है ना लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। अब कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो शिकार करते थे। अब यही कारण था कि वो छोटे और तेज होने लग गए। अब जो पृथ्वी की सारी जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई थी ना तो इसके कारण वो रेगिस्तान या बंजर हो चुकी थी। जंगल जितने भी थे वो ज्यादातर समुद्र के करीब ही हुआ करते थे जिनमें अपने डायनासोर अंकल रहा करते थे। अब चलते हैं आज से समथिंग 20 करोड़ साल पहले जब पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ था। अब जो पेंजिया विभाजित हुआ था ना इस वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लग गई थी जिसके फलस्वरूप क्या ना पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई। अब इसका फायदा डायनासोर अंकल को हुआ, वो ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। भाई साहब डायनासोर्स ने भी पृथ्वी पर 20 से 30 करोड़ साल तक राज किया था। उस वक्त डायनासोर जमीन से लेकर पानी और यहाँ तक कि आकाश में भी राज किया करते थे, यानी कि डायनासोर अंकल उड़ना भी सीख गए थे। यही वो समय था जब जो अपना भारत अफ्रीका से टूटा था ना वो आज के तिब्बत से आके टकरा गया। और फिर क्या यही टकराव की वजह था कि हमारे वो हिमालय का निर्माण हो गया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले चलते हैं भैया जब माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा यानी कि 4.5 लाख करोड़ किलो जितना उल्कापिंड आकर हमारी पृथ्वी से टकरा गया। और भाई साहब उसके आने की जो स्पीड थी ना वो थी 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या जैसे वो पृथ्वी के वातावरण में घुसा ना तो उसमें भयंकर आग लग गई। अब वो जलता हुआ सीधा आकर पृथ्वी से ही टकरा गया और इस टकराव से निकलने वाली जो ऊर्जा थी ना वो आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। और जिस जगह पे उल्कापिंड गिरा था ना वहाँ के जानवर और पेड़ तो तुरंत ही भाप बन गए थे और गिरते ही पृथ्वी पर भी सभी जगह धूल फैलने लगी और समुद्र में भी बाढ़ आने लग गई थी। अब भैया भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। अब कुछ ही घंटों में पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी, यानी कि नर्क जैसी बन गई थी। अब डायनासोर अंकल भी क्या करते, बेचारे भुखमरी से विलुप्त हो गए पूरे। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे ना भैया वो जमीन के अंदर रहा करते थे इसीलिए बच गए। पृथ्वी का वातावरण भी पूरी तरह काला हो गया था, मतलब पूरी तरह अंधेरा हो गया था पृथ्वी पे धूल के कारण। अब इसकी वजह से क्या सूरज की रोशनी भी नहीं आ पा रही थी। अब इस कारण से क्या ना पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जो जानवर थे वो सभी विलुप्त हो गए। अब वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई। फिर क्या पृथ्वी दोबारा ठंडी हो गई और बर्फ से ढक गई। लेकिन गनीमत ये रही कि इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही धरती पे वातावरण फिर से अच्छा होने लगा तो वैसे ही जो धरती के अंदर जीव थे ना वो धरती की सतह पर आने लग गए। अब उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई थी जिस वक्त अफ्रीका में घने और ठंडे जंगल हुआ करते थे। यही वो टाइम था भैया जब ये जमीनी जीव थे ना जो बंदरों में परिवर्तित होने लग गए। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी तो वैसे वैसे अफ्रीका के जो जंगल थे ना वो भी सूखने लगे। अब क्या जंगल में जो बंदर कुछ खाते थे ना उनको भी खाने की कमी होने लगी। अब खाने की तलाश में ही इन बंदरों ने पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया था, यानी एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था। अब पैरों पे चलने के कारण इनको दूसरों जानवरों का शिकार करने में भी मदद मिलती थी। अब धीरे धीरे ये बंदर थे ना ये एप्स यानी बानरों में परिवर्तित होने लग गए। अब खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लग गए।
और धीरे धीरे इनके शरीर का रंग और रूप था ना, वो उस जगह के मौसम के हिसाब से बदलने लग गया। अब वक्त के साथ साथ वो आदिवासी बन गए जिन्होंने हथियारों से लेकर आग का भी आविष्कार कर लिया था। अब क्या, धीरे धीरे फिर वो इंसान के रूप में विकसित होने लग गए। अब इंसान के रूप में विकसित होने के बाद उन्होंने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब वक्त के साथ साथ वो धीरे धीरे विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ सालों का वक्त लगा है और हमें एक छोटे से जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का समय लग गया। लेकिन हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है ना, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा, यहाँ तक कि डायनासोर अंकल ने भी। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से धरती को गंदा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी पे फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है, तो तैयार रहना। अब भविष्य में अपनी पृथ्वी कैसी होगी, अगर ये जानना है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो बना के आपको दे दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।